हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स जिनका मेजर ज्योग्राफी है उनके लिए है, जो PBU से अपनी यूजी की स्टडी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे झारखंड में सिंचाई के बारे में और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिंचाई में इसके पहला प्रश्न है जो है झारखंड के सिंचाई में कि झारखंड में सिंचाई की स्थिति का उल्लेख करते हुए इसके विभिन्न स्रोतों का उल्लेख कीजिए। जो विभिन्न स्रोत है और सिंचाई की स्थिति क्या है उसका उल्लेख करते हुए हमें बताना है। देखिए, झारखंड की भौगोलिक स्थिति एवं वर्षा की मात्रा इस प्रकार है कि सफलतापूर्वक कृषि कार्य करने के लिए सिंचाई के कृत्रिम साधनों को जुटाना आवश्यक होता है। सिंचाई की स्थिति इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहला पॉइंट बोल रहा है कि राज्य में कृषि अधिक से अधिक मानसून पर निर्भर है, इसलिए कृषि को आज भी मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि मानसून की अनियमितता बनी रहती है। फिर है, राज्य में वर्षा का वितरण असमान पाया जाता है। उत्तरी भाग में 120 सेंटीमीटर से कम तथा पाट क्षेत्र में 160 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। मतलब झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बारिश की मात्रा होती है, हर जगह बराबर नहीं है। फिर कह रहा है कि राज्य में वार्षिक वर्षा का 3% शीतकाल में, 13% वर्षा के बाद और 10% वर्षा से पहले और 74% मानसून के समय में प्राप्त होता है। फिर है, झारखंड राज्य में अनेक फसलों की खेती की जाती है जिसे सिंचाई की आवश्यकता होती है। पलामू, गढ़वा, चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग, गिरिडीह आदि जिले अधिकतर सूखे से प्रभावित रहते हैं, अतः इस भाग में सिंचाई द्वारा ही सूखा से सुरक्षा किया जा सकता है। अब आगे है कि विभिन्न स्रोत। झारखंड राज्य में सिंचाई के विभिन्न स्रोत निम्न प्रकार से हैं। तो क्या है? कुएं तथा नलकूप। कुएं द्वारा सिंचाई मुख्य रूप से हजारीबाग, रांची, संथाल परगना प्रमंडल एवं गिरिडीह पलामू जिलों में होती है। कुएं द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र 27.450 हेक्टेयर है, जो इस सिंचित भूमि का 12.75% क्षेत्र है। यद्यपि झारखंड का भूभाग प्राचीन आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जिसके कारण नलकूप से सिंचाई करना अनुकूल नहीं है। पलामू, रांची, संथाल परगना प्रमंडल तथा पूर्वी सिंहभूम में नलकूप का विकास हुआ है। सिंचाई का दूसरा स्रोत है तालाब। तालाब अधिक प्राचीन पद्धति है। पठारी भाग में तालाब का महत्व कुओं से अधिक है, क्योंकि यहाँ ऊबड़ खाबड़ सतह में आसानी से तालाब का निर्माण किया जा सकता है। देवघर, धनबाद, साहिबगंज, दुमका, गोड्डा, हजारीबाग, रांची, गुमला आदि जिलों में तालाबों द्वारा सिंचाई होती है। अगला है नहर। नहर के द्वारा भी सिंचाई होती है। देखिए कहाँ कहाँ पे सिंचाई होती है कि यहाँ नहरों द्वारा सिंचाई कुल कृषि क्षेत्र का 21.45% भूभाग पर होती है। कुछ नहर प्राकृतिक रूप से होते हैं तो कुछ का निर्माण नदियों पर बांध बनाकर किया जाता है तथा उसे खेतों तक पहुंचाया जाता है। ऐसी योजना दो प्रकार की है, पूर्णतः सिंचाई योजना और दूसरा है बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। नहर की व्यवस्था कहाँ पे बोला जा रहा है कि साहिबगंज, पाकुड़, सिंहभूम, पलामू, रांची आदि में बृहद सिंचाई परियोजना के माध्यम से नहर का विकास हुआ है। अन्य साधन कहा जा रहा है कि सिंचाई के अन्य साधनों में आहर, पाइन आदि है। पाइन, आहर द्वारा सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक पलामू एवं संथाल परगना प्रमंडल में है। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालिए। मतलब जो हमारे दामोदर नदी घाटी परियोजना विकसित की गई है, बनाई गई है, उसका महत्व को बताना है। तो बताया जा रहा है कि यह नदी राज्य की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है। यह अपने साथ बाढ़ भी लाती है तथा झारखंड में तो कम परंतु पश्चिम बंगाल में तबाही मचाती है, जिस कारण इस नदी को बंगाल की शोक भी कहा जाता है। फिर कहा जा रहा है कि इस बर्बादी से बचने के लिए 7 जुलाई 1900
1948 को दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई और भारत सरकार ने इसका सर्वेक्षण कराया तथा उसी के आधार पर बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, भूमि अपर्दन, मत्स्य पालन, सिंचाई, नौकायान एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों हेतु जलापूर्ति के लिए बहुउद्देशीय योजना का प्रारूप तैयार किया। आगे कहा जा रहा है, अच्छा आगे नहीं है, इसका आंसर वहीं तक होगा। अब तीसरा आंसर है, तीसरा क्वेश्चन पहला है, पढ़ लेते हैं उसके बाद आंसर पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि झारखंड में सिंचाई का क्षेत्रीय प्रतिरूप चिन्हित करें और इसका विकास या ह्रास कैसे हुआ है। तो कहा जा रहा है कि झारखंड में कृषि मानसून पर निर्भर रहती है, क्योंकि मात्र 22.07% कृषि भूमि की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। परंतु झारखंड में इस समस्या को दूर करने के लिए अनेक सिंचाई स्रोत अपनाए गए हैं, जैसे कि कुएं और नलकूप। ये हमने अभी पीछे भाग में पढ़ा था, फर्स्ट वाले आंसर में। तो यहाँ पे मैंने कुछ सम डिटेल्स दिए हुए हैं। तालाब था, नहरें भी थी, जो हमने अभी पढ़ा था। फिर आगे कहा जा रहा है कि बहुत सारी नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत सिंचाई को कुछ हद तक आसान बनाया गया है, उदाहरण के लिए दामोदर घाटी परियोजना। फिर आगे क्या कह रहा है कि यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। 7 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना की गई। दामोदर और उसकी सहायक नदियों को नियंत्रित करने हेतु बांध, जलाशय तथा विद्युत गृह का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। अब इसका विकास कह रहा है कि विकास किस तरह से किया जा सकता है। तो सिंचाई के विकास के लिए राज्य के अलग अलग जिलों में नदी घाटी परियोजना चलाया गया, जिसके अंतर्गत दामोदर घाटी परियोजना, कोयलकारी परियोजना, मेराक्षी परियोजना, स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, कन्हर जलाशय परियोजना तथा उत्तरी कोयल परियोजना। इसके तहत सिंचाई को सुदृढ़ बनाया गया। मनरेगा के तहत अनेक तालाब और चेक डैम का निर्माण किया गया। अब है इसका ह्रास कैसे हो रहा है। तो ह्रास इस तरह हो रहा है कि पारंपरिक तालाब और आहर पाइन उपेक्षित होकर नष्ट हो रहा है। कई नहरें गाद जमने और रख रखाव के अभाव में बेकार हो रहा है। तो ये था इसका विकास और ह्रास। अगला प्रश्न है, झारखंड की बहुउद्देशीय योजनाओं पर एक भौगोलिक निबंध लिखें। बहुउद्देशीय परियोजना पर एक भौगोलिक निबंध लिखना है जो झारखंड पर विकसित की गई है। झारखंड राज्य में अनेक नदियों में विकसित की गई है। कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य के दामोदर नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया। यह स्वतंत्र भारत की बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका मुख्यालय कोलकाता में अवस्थित है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। डीबीसी का पहला चेयरमैन एंड्रयू डब्ल्यू लैंगस्टे थे। यह परियोजना दामोदर और उसके सहायक नदियों जैसे कि बराकर, कोनार, बोकारो पर बनाया गया। इसमें निबंध है कि डीबीसी का इतिहास क्या है। जो डीबीसी किया गया वो, पहले दामोदर नदी भयानक बाढ़ के लिए जानी जाती थी। ये प्रतिवर्ष झारखंड बंगाल में बाढ़ लाती थी। इस वजह से इसे झारखंड और पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। 1943 में आई बाढ़ की भयंकर तबाही मचाई थी, जिससे उस समय के बंगाल सरकार और सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र वर्धमान के राजा को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। 1943 में दामोदर बाढ़ जांच समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष वर्धमान के राजा और सदस्य भारत के महान भौतिकी शास्त्र मेघनाथ शाह थे। इस समिति ने जांच के बाद बाढ़ की रिपोर्ट दी थी। उसी के आधार पर डीबीसी का निर्माण किया गया। यूएसए के टेनेसी घाटी परियोजना के तहत यहाँ भी बाढ़ से नियंत्रण के लिए नदी घाटी परियोजना बनाई गई। आगे कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने टेनेसी घाटी परियोजना के सीनियर इंजीनियर WL वुर्दुइन को रूपरेखा तय करने की जिम्मेदारी दी। वुर्दुइन ने 1944 में अपना पहला ज्ञापन सौंपा और यहाँ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाने का सलाह दिया। भारत सरकार, बिहार और बंगाल सरकार ने वर्दुइन की सलाह को मान लिया। 1948 में दामोदर घाटी एक्ट पास किया गया और 7 जुलाई 1948 को दामोदर नदी घाटी परियोजना निगम की स्थापना की गई।
सिंचाई क्षेत्र मतलब इसके तहत सिंचाई क्षेत्र कौन कौन से आते हैं या कितने आते हैं। पूरे डीबीसी के अंतर्गत 24,235 किलोमीटर स्क्वायर सिंचाई क्षेत्र आता है जो झारखंड के 10 जिलों में फैला है। तो डीबीसी का लाभ 10 जिलों तक फैला हुआ है। इससे 2 जिला धनबाद और बोकारो पूर्णतः और 8 जिला लातेहार, पलामू, जामताड़ा, गिरिडीह, चतरा, रांची, लोहरदगा, रामगढ़ अंशतः शामिल हैं। इस सिंचाई क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के 6 जिला पूर्वी वर्धमान, पश्चिमी वर्धमान, पुरुलिया, हुगली, हावड़ा आता है। अब है बाढ़ नियंत्रण। बोल रहे कि डीबीसी बनाने का सर्वप्रथम कारण बाढ़ नियंत्रण था। इंजीनियर डब्ल्यू एल वर्दुइन ने 8 बहुउद्देशीय बांध और एक अवरोधक बांध का प्रस्ताव दिया था, जिसमें से आधे अभी 5 बांध बन पाए हैं। एक अवरोधक बांध दुर्गापुर में 1955 में बनाए गए और 4 बहुउद्देशीय बांध झारखंड में बनाए गए। तिलैया जो कि बराकर नदी पर 1953 में बनाया गया, कोनार, मैथन और पंचेत में। बाकी के 3 प्रस्तावित बांध बैरमो जो कि बोकारो, अय्यर बोकारो और बाल पहाड़ी जो कि गिरिडीह है में बनाया गया। बैरमो और अय्यर बांध दामोदर नदी में, बोकारो बांध बोकारो नदी में प्रस्तावित है और बल पहाड़ी बांध गिरिडीह जिला में निर्माणाधीन है। अब है यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये था झारखंड के जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसके पर निबंध डीबीसी जो दामोदर नदी पे विकसित की गई। अगला प्रश्न है स्वर्ण रेखा परियोजना का वर्णन कीजिए। स्वर्ण रेखा नदी घाटी पे जो परियोजना बनाई गई है उसके बारे में वर्णन करना है। उत्तर है यह झारखंड की दूसरी प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है जो स्वर्ण रेखा एवं इसकी सहायक नदियों पर निर्मित है। यह झारखंड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इस पर कार्यारंभ सन 1982 से 83 में हुआ था। यह बाढ़ नियंत्रण, भूमि क्षरण को रोकने, सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने और औद्योगिक एवं पेयजल की आपूर्ति के उद्देश्य से बनाई गई है। इस परियोजना पर कुल 480 से 90 करोड़ व्यय हुआ है, जिसमें बिहार ने 378.48 करोड़, उड़ीसा ने 97.57 करोड़ तथा पश्चिम बंगाल ने 4.85 करोड़ का योगदान करेगा, जिससे कुल 2.25 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी, जिसमें 160,000 हेक्टेयर झारखंड में, 90,000 हेक्टेयर उड़ीसा और 5,000 हेक्टेयर पश्चिम बंगाल में होगा। इसके साथ साथ औद्योगिक एवं घरेलू कार्य के लिए उपयोग 4 लाख एकड़ फीट जलापूर्ति की जाएगी तथा यहाँ मेगावाट बिजली उत्पादन का भी लक्ष्य है। बोला जा रहा है आगे कि इस परियोजना का प्रथम बांध चांडिल के पास और दूसरा घाटशिला के निकट गालोडी में बनाया गया। इस परियोजना के तहत हुंड्रू जलप्रपात से जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए एक संयंत्र लगाया गया, जिससे कुल 120 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। अगला है मयूराक्षी परियोजना का वर्णन करें। क्या जा रहा है, यह संथाल परगना प्रमंडल की प्रमुख नदी है। इसे मोय या मयूराक्षी यहाँ पे मोर या मयूराक्षी नदी भी कहा जाता है। इस नदी के जल का उपयोग पश्चिम बंगाल और एवं झारखंड करते हैं, जिसके कारण दोनों राज्यों में मयूराक्षी परियोजना सुविधा प्राप्त है। झारखंड क्षेत्र में सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए मयूराक्षी के ऊपरी भाग में कनाडा बांध का निर्माण किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्युत उत्पादन एवं मृदा अपरदन को रोकना था। यह बांध दुमका जिले में मेसानजोर स्थान पर निर्मित किया गया है। यह 1095 मीटर लंबा तथा 46 मीटर ऊंचा बांध है। इन नहर से चावल की खेती में सुविधा रहती है। इसके द्वारा 10,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुविधा प्राप्त है। इस बांध के
23 किलोमीटर नीचे 310 मीटर ऊंचा अवरोधक तिलपास नामक स्थान बना है। इस अवरोधक के दोनों ओर नहरें निकाली गई है जो झारखंड तथा पश्चिम बंगाल की 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचती है तथा 4000 किलोवाट बिजली उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, कोनार बांध का विश्लेषण कीजिए। इसका विश्लेषण इस प्रकार है कि बोला जा रहा है, इस बांध का निर्माण दामोदर घाटी के संगम से 24 किलोमीटर पूर्व में कोनार नदी पर सन 1955 में किया गया था। इस बांध की लंबाई 885 मीटर तथा ऊंचाई 48 मीटर है। इस बांध का निर्माण मुख्यतः बोकारो के ताप विद्युत गृह को जल उपलब्ध कराने हेतु किया गया है। इस बांध द्वारा 40,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इस बांध के नीचे 40,000 किलोवाट क्षमता के एक भूगर्भ स्थित विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। तो ये था कोनार परियोजना विश्लेषण। अब है अगला क्वेश्चन, झारखंड में तालाब द्वारा सिंचाई क्षेत्र का वर्णन करें। तो ये हमने पढ़ा था ऊपर भी, अभी पढ़ा था। फिर है झारखंड में कुओं द्वारा, ये भी हमने ऊपर पढ़ा था, उसका विश्लेषण। अब एक उत्तरीय प्रश्न कह रहा है, झारखंड में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो नहर और नलकूप। फिर है, कनाडा बांध की नहर किस नदी पर है? तो मेरुराक्षी नदी पर। दामोदर घाटी परियोजना कैसी परियोजना है? तो एक बहुउद्देशीय परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना के अतिरिक्त एक अन्य परियोजना कौन सी है? स्वर्णरेखा। अगला है, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? 4। अगला प्रश्न है, स्वर्णरेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है की होगा? तो 3, ओडिशा, हमारा झारखंड और पश्चिम बंगाल, 3 राज्यों की परियोजना है। एक आखिरी प्रश्न, स्वर्णरेखा परियोजना क्या है? तो एक बहुउद्देशीय नदी परियोजना है स्वर्णरेखा परियोजना। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जा कर के देखें। थैंक यू।